Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we are going to study the fifth poem. The name of the poem, The Ball, and this poem is composed by John Barrymore, and this poem is the fifth poem from the book The First Flight. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पोइट के बारे में पढ़ते हैं। पोइट का नाम है जॉन बैरीमैन। अक्टूबर 25, 1914 को इनका जन्म हुआ था और जनवरी 7, 1972 को इनकी डेथ हुई थी। तो जॉन बैरीमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड स्कॉलर। जॉन बैरीमैन जो हैं वो कौन थे? एक अमेरिकन पोइट और अमेरिकन स्कॉलर थे। बोर्न इन मैकलेस्टर, ओक्लाहोमा, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मैकलेस्टर, ओक्लाहोमा में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ मेजर फिगर, और वो एक मेजर फिगर थे इन अमेरिकन पोइट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। और अमेरिकन पोइट्री में, यानी अमेरिकन पोइट्री में 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में वो एक बहुत ही मेजर फिगर थे एंड वॉज कंसिडर्ड अ की फिगर इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री। और जो कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री था उसमें वो एक की फिगर थे, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हिज बेस्ट नोन वर्क इज़ द ड्रीम सॉन्ग। उनका जो सबसे अच्छा वर्क है, सबसे अच्छी जो कृति है जो उन्होंने लिखी है वो है उनकी द ड्रीम सॉन्ग। तो स्टूडेंट, यहाँ पोइट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसकी पोएम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जनरली इस पोएम में पोइट हमें एक बच्चे के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि बच्चा एक बॉल से खेल रहा था और अचानक उसकी जो बॉल है वो उससे चली जाती है, दूर चली जाती है। और जब उससे बॉल दूर चली जाती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है और वो बॉल के लिए क्या करता है, बॉल उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और बॉल के खोने से वो क्या सीखता है, तो वो सब इस पोएम में पोइट ने हमको बताया है। तो देखिए, पढ़ते हैं। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वॉट इज ही टू डू। वो कहता है, पोइट कहता है, जब उसने देखा कि जो छोटा बच्चा है वो बॉल से खेल रहा था और अचानक वो बॉल उसकी चली जाती है, वो कहता है व्हाट इज़ द बॉय नाउ, कि जो बच्चा है वो क्या करेगा, यानी लड़का कैसी स्थिति में है, क्या करेगा। और वो कौन सा लड़का? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, यानी जिसने अपनी गेंद को, अपनी बॉल को खो दिया है। वॉट इज ही टू डू, यानी अब उसके पास क्या है करने के लिए, यानी वो क्या करेगा। वो बॉल तो उसकी चली गई, लेकिन अब वो करेगा क्या। और पोइट खुद ही कहता है कि आई सो इट गो, मैंने इसको देखा था। इट का मतलब यहाँ पर बॉल से है। वो कहता है कि मैंने इस बॉल को गो माने जाते हुए देखा था। कैसे? मैरीली बाउंसिंग, बड़ी खुशी से जंप करते हुए, डाउन द स्ट्रीट, नीचे जो गली है गली में वो गई। पहले तो सबसे पहले वो बड़े खुशी से जंप करते हुए, उछलते कूदते हुए पहले वो गली में पहुंची। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द रिवर, और फिर बड़ी मैरीली का मतलब प्रसन्नता से, खुशी से वापस वो फिर एक जो वाटर था, या फिर कह सकते हैं रिवर या पूल, कोई भी तालाब या नदी हो सकती है, तो उसने कहा कि वो ऐसे जंप करती हुई वहाँ से कहाँ चली गई? वाटर में चली गई, रिवर में चली गई। तो यहाँ पर जब बॉल उसकी चली जाती है तो यहाँ पर दिखा है कि बच्चे की जो स्थिति है वो क्या होती है। यानी जब बॉल चली जाती है, बच्चा बॉल से बहुत प्रेम करता है, वो उसे बहुत पसंद करता है, उसके साथ खेल रहा है, वो उसके लिए बहुत ही अनमोल वस्तु है। और अब उसकी बॉल पानी में चली गई है, तो उस समय उसकी स्थिति क्या होगी? काफ़ी दयनीय होगी, काफ़ी दुखी होगा वो, क्योंकि उसकी बॉल पानी में चली गई है। और यहाँ पर हमें यही बताया जा रहा है कि जो पानी में जाने से, मतलब कोई भी चीज़ खोने पर हमको क्या महसूस करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमको अपने आप को कैसा बनाना चाहिए। पोइट आगे कहता है कि नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। और पोइट ये भी कहता है कि उस लड़के से ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अरे ये बॉल चलेगी तो कोई बात नहीं है, इस पर परेशान मत हो। देयर आर अदर बॉल्स,
वहाँ पर दूसरी बॉल भी हैं, यानी तुम्हारे लिए दूसरी बॉल्स भी रखी हुई हैं, उनमें से ले सकते हो। तो ये कहने का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बॉल जिसके साथ वो खेला वो बॉल उसके लिए उसको बहुत प्रिय थी और उसके साथ वो खेल रहा था, और अचानक जब वो चली गई तो बॉल के जाने से वो इतना दुखी हुआ, उसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी, साथ में उसकी वो यादें भी चली गई। और देखिए बच्चों, इस पोएम में जो पहली दो लाइन है, फर्स्ट लाइन है व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, और सेकंड लाइन है व्हाट इज़ ही टू डू। तो यहाँ पर पहली लाइन व्हाट से शुरू हो रही है और सेकंड लाइन भी व्हाट से शुरू हो रही है। जो आप देखिएगा मैंने एक लाइन को दो में लिख दिया है, पर वो यहाँ पर फर्स्ट लाइन व्हाट से शुरू है, सेकंड भी व्हाट से, और फिर उसके बाद में देखिए मैरीली से एक लाइन शुरू है, ये थर्ड वाली है, और फिर दूसरे मैरीली से फोर्थ वाली लाइन शुरू हुई है। तो यहाँ पर ये कॉन्जिक्यूटिव दो लाइनें शुरू हो रही हैं सेम वर्ड से। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम कहते हैं एनाफोरा। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो थर्ड लाइन है उसमें व्हाट इज ही टू डू। तो यहाँ पर व्हाट दिया हुआ है, तो जब दो वर्ड रिपीट होते हैं तो उसको, एक ही वर्ड जब दो बार रिपीट होता है या दो से ज़्यादा बार, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिपीटिशन। तो यहाँ पर रिपीटिशन भी दिया हुआ है। और साथ ही साथ वो कहता है कि आई सो इट गो मैरीली बाउंसिंग। तो यहाँ पर जो बॉल है वो मैरीली बाउंसिंग, जाते हुए उसे देखा। तो एक तरह से पर्सोनिफिकेशन भी है और साथ ही साथ में मेटाफर भी है। फिर देखिए पोइट कहता है कि एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी एक अल्टीमेट, बहुत ही कह सकते हैं अजीब से ग्रीफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दुख होता है। शेकिंग का मतलब एक तरह से झकझोर देने वाला, यानी जब उसकी बॉल चली गई तो एक ऐसा दुख उसको हुआ जिसने उसको पूरे माइंड को उसके झकझोर दिया। फिक्सेस द बॉय, और इसने क्या किया, इस ग्रीफ ने उस बॉय को बिल्कुल फिक्स कर दिया, यानी जैसे ही उसकी बॉल गई वो बिल्कुल वहीं की वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो बिल्कुल वहीं पर स्टैंड्स हो गया। स्टैंड माने खड़ा हो जाता है, रिजिड का मतलब बिल्कुल एकदम कठोर होकर के वहीं पर मानो उस जगह से चिपक गया हो, इस तरह से खड़ा हो जाता है। ट्रैम्बलिंग माने कांपते हुए, स्टेरिंग डाउन और नीचे की ओर घूरते हुए जहाँ उसकी बॉल चली जाती है। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और उसके जितने भी यंग डेज हैं, यंग डेज का मतलब उसकी जो मेमोरीज़ हैं उस बॉल के साथ में, यानी वो उस बॉल के साथ में खेला है, तो उस बॉल के साथ में जो जुड़ी हुई उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो सारी की सारी उसकी मेमोरीज़, उसकी यादें वो कहाँ चली जाती हैं, उस हार्बर में चली जाती हैं जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है ना। हार्बर क्या होता है, हार्बर वो जगह होती है जहाँ पर जैसे कोई ओशन वगैरह होता है तो हार्बर, जिसको बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट भी कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो जहाज़ होते हैं उनको बांध के रख लिया जाता है, उसको हार्बर कहते हैं। वैसे यहाँ पर हम रिवर भी कह सकते हैं या हार्बर भी कह सकते हैं। हो सकता है वो समुद्र किनारे जो बीच होता है वहाँ पर खेल रहा हो, तो उसकी बॉल जो है वहाँ पर पानी में हार्बर में चली गई, और साथ ही साथ उसके जो उसकी मेमोरीज़ थी, उसके बॉल के साथ में जो जुड़ी हुई मेमोरीज़ थी वो भी हमेशा के लिए उसके साथ, बॉल के साथ ही उस हार्बर में चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और पोइट कहता है कि मैं उसकी इस स्थिति में दखल नहीं दूंगा। इंट्रूड का मतलब क्या होता है, एक तरह से दखल देना, इंटरफेयर करना किसी की लाइफ में या कुछ भी। तो वो कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको, उसकी जो स्थिति है इस समय, जो मनोदशा है बॉल के जाने से, मैं उसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, यानी कि एक डाइम का मतलब क्या होता है यहाँ पे 10 सेंट से, यानी अमेरिका में जो डॉलर चलते हैं, डॉलर से छोटी जो यूनिट होती है उसको हम सेंट कहते हैं, और 10 सेंट को मिला करके एक डाइम बनता है। तो वो कहता है कि अगर हम उस लड़के को एक डाइम दे दें, यानी 10 सेंट्स दे दें, यानी जिससे कि वो दूसरी बॉल खरीद सके, या फिर अनदर बॉल दे दें, या फिर कोई दूसरी बॉल दे दें, इज़ वर्थलेस। तो वर्थलेस का मतलब बेकार का, तो उसको एक 10 सेंट्स देना या फिर दूसरी बॉल देना, ये दोनों ही बिल्कुल बेकार होंगे, यानी किसी काम के नहीं होंगे, किसी फ़ायदे के नहीं होंगे, क्योंकि जो बॉल गई है उसको वो बॉल, बच्चों के साथ जो बॉल, जैसे बच्चा जो खेलते हैं तो जो चीज़ उनके पास होती है उनके साथ ही उनकी मेमोरीज़ जुड़ी होती हैं।
है ना, उनको नई चीज़ वैसे वो ले लेंगे, लेकिन फिर भी जो उनके साथ में जो ये मेमोरीज जुड़ी हुई हैं वो उनको वापस नहीं मिलेंगे। तो पैसे देना उनके लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं है। अगर आप पैसे दोगे तो वो उस पैसे को नहीं लेंगे, या फिर दूसरी बॉल दोगे तो वो उसको नहीं लेंगे। वो कहेंगे मुझे तो वो वाली ही चाहिए जो मेरी वहाँ पर चली गई है। तो यहाँ पर ये बच्चे की एक आदत होती है, तो उसके बारे में भी पोइट ने हमें यहाँ बताया है। आगे पढ़ते हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और अब वो अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता है। और पोइट ये चाहता है कि वो उसको एक डाइम ना दे, 10 सेंट्स ना दे, और दूसरी बॉल भी ना दे, क्योंकि उसको देने का कोई वैसे भी बेनिफिट नहीं है और वो उसको देना नहीं भी चाहता। और क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि वो चाहता है कि जो बच्चा है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको समझे, यानी किसी चीज़ के जो खोने का जो दुख होता है उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास होती हैं और वो एक दिन खो जाती हैं, तो हमें उनका जो दुख होता है उसको समझने की, उसको सहने की कोशिश करनी चाहिए। इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस का मतलब क्या होता है? जो भी वस्तु हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास में होती हैं, जैसे हमारे पास में मोबाइल फ़ोन है, बाइक है, या घर में जो भी चीज़ें हैं वो हमारी क्या हैं? पजेशंस। तो ये जो संसार है आज का समय क्या है? वर्ल्ड ऑफ पजेशंस है। यानी यहाँ पर लोग बहुत सारी चीज़ों को अपने पास में इकट्ठा करके रखते हैं, उनको पजेस करते हैं। तो इस पजेशंस वाले वर्ल्ड में पीपल विल टेक बॉल्स, यानी लोग बॉल्स खरीदते हैं। यहाँ पर देखिए बॉल जो है वो बॉल नहीं है रियल में, बॉल्स वैसे यहाँ पर रिपीटिशन है पोएटिक डिवाइस, और लेकिन दूसरी भी एक बॉल्स का, यहाँ पर बॉल का मीनिंग सिर्फ बॉल से नहीं है, बॉल का मीनिंग एक दूसरे शब्द से भी है। यहाँ पर इसको मेटाफर भी कह सकते हैं, यहाँ पर मेटाफर भी लिया गया है ना। बॉल्स का मतलब यहाँ पर उन आवश्यक चीज़ों से भी है जिनको हम इकट्ठा करते हैं, अपने पास रखते हैं। तो पोइट यहाँ पर कहता है, वो बच्चे को समझाते हुए कहता है एक तरह से कि पीपल विल टेक बॉल्स, कि जो लोग हैं वो बॉल्स लेंगे, चीज़ों को खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और वो कहता है लिटिल बॉय, जो बॉल्स होती हैं यानी जो भी आवश्यक चीज़ों की जो वस्तुएं होती हैं, जो पजेशंस होते हैं हमारे पास, वो हमेशा ही लॉस्ट हो जाते हैं। यानी कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ हम ले लें और वो हमेशा के लिए हमारे पास में रहे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम कुछ भी ले लें, हर चीज़ एक न एक दिन हमसे चली जाती है, दूर चली जाती है। जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग हैं, जितनी भी ये भौतिकवादी चीज़ें हैं, वो हमेशा हमारे साथ में नहीं रहती, वो किसी न किसी एक दिन उनको हमारे पास से दूर जाना होता है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और फिर कोई भी वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को वापस नहीं खरीदता है, यानी वही चीज़ जो उससे चली गई उसको वापस नहीं लेता है। और वो ये भी कहता है कि तुम्हें कोई भी जो बॉल है वो वापस खरीद के नहीं देगा। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमसे चली जाती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो चीज़ हमको वापस लौटा करके वो दे दे। अगर हम बात करें कि मनी की, कि मनी से हम करें, तो मनी इज़ एक्सटर्नल, यानी मनी क्या है, पैसा क्या है, वो एक एक्सटर्नल थिंग है। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, यहाँ पर बाहरी का मतलब क्या है? फीलिंगलेस, यानी मनी जो एक चीज़ है वो ऐसी है, वो हर चीज़ नहीं खरीद सकती, यानी मनी की हेल्प से हम सारी चीज़ों को नहीं खरीद सकते। मनी केवल वस्तुओं को खरीद सकता है, उससे फीलिंग्स नहीं खरीदी जाती। तो फीलिंग्स जो जुड़ी हुई हैं, फीलिंग्स जो हमारी यादों से, हमारे जो मेमोरीज से जुड़ी हुई हैं, है ना, वो फीलिंग्स किसी भी तरह से मनी की हेल्प से नहीं खरीदी जाती। तो मनी क्या होता है? मनी एक सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ होती है, उसका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है कि जिससे हम संसार की हर चीज़ को खरीद लें, है ना। फीलिंग्स को नहीं खरीदा। जो यादें बॉल के साथ बच्चे की चली गई हैं, अगर हम वो मनी उस बच्चे को दे दें तो ऐसा नहीं है कि वो यादें उस मनी की हेल्प से वापस आ जाएं। तो नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। ही इज़ लर्निंग, यानी वो सीख रहा है, यानी जो बच्चा है वो अब क्या है? सीख रहा है। जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, या फिर कहें कि वो देख रहा है उस बॉल को, जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है,
किससे देख रहा है? अपनी डेस्परेट आइज़ के पीछे से, यानी जो डेस्परेट माने निराश आंखें हैं, यानी बॉल उसकी चली गई है और वो बिल्कुल वहीं की वहीं खड़ा हो गया है और अपनी निराश आंखों से देख रहा है कि उसकी बॉल पानी में चली गई है। लेकिन साथ ही साथ वो इसके ये सीख भी रहा है, जो पोइट उसे बताना चाह रहा है कि हर चीज़ हमारे साथ में नहीं रहती और वो दूर चली जाती है ना। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, और वो क्या सीख रहा है? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, है ना। ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एपिस्टीम होता है ग्रीक वर्ड जिसको हम नॉलेज कहते हैं, तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब भी नॉलेज से ही है। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वो क्या सीख रहा है? जो लॉस की एपिस्टेमोलॉजी होती है, यानी जो नुकसान का जो ज्ञान होता है, लॉस का जो नॉलेज होती है, उसको वो सीख रहा है। यानी कैसे सीख रहा है? कि हाउ टू स्टैंड अप, कि ये जो भी नुकसान होता है, जो भी चीज़ हमसे दूर चली जाती है, तो हाउ टू स्टैंड अप, हम उसको कैसे, उसके सामने कैसे स्टैंड कर पाते हैं, यानी हम कैसे उसको कह सकते हैं कि बर्दाश्त कर पाते हैं, हम उसको कैसे, हम उसमें अपने आप को हिम्मत से जोड़ करके अपने आप को रख पाते हैं। तो इस चीज़ को वो सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और यह जानते हुए कि जो हर आदमी, प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक दिन सीखना ही चाहिए या सीखना होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और मोस्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय उसको जानते भी हैं। मतलब क्या जानते हैं? कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ उनसे दूर चली जाए, जो उनकी बहुत ही डियर वन हो, उनकी बहुत ही प्यारी हो, प्रिय चीज़ हो, और वो उनसे दूर चली जाए, तो उन्हें क्या सीखना चाहिए? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी जो किसी चीज़ के खोने का जो ज्ञान है ना, उसको कह सकते हैं बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, उसमें हिम्मत से खड़े रहना चाहिए, खड़े रहना सीखना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ चली गई तो उसके निराश हों और निराश होकर के अपने आप को असहाय महसूस करने लगें कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो ये जानते हुए कि हर आदमी, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे सीखना चाहिए, और बहुत सारे मैन इसको सीखते हैं, सीखे हुए हैं कि हाउ टू स्टैंड, कि विपरीत परिस्थिति में हम कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएँ, कैसे उस विपरीत परिस्थिति को हम स्ट्रांगली जो है फेस कर पाएँ उसको, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की ना हो। तो पोइट ने हमें यहाँ पर यही बताया है कि हमको क्या करना है, हमको मजबूत बनाना है अपने आप को, और ऐसे मजबूत बनाना है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी हम अपने आप को स्टैंड कर पाएँ, हम उस कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर पाएँ। साथ ही साथ हमको ये भी सीखना है कि जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे पास जितनी भी हैं वो हमेशा हमारे साथ में नहीं रहती हैं, वो एक ना एक दिन हमसे दूर चली ही जाती हैं, क्योंकि ये सब मटेरियलिस्टिक थिंग है। केवल जो फीलिंग्स होती हैं, केवल वो फीलिंग्स हमारे साथ में ही हमेशा रह सकती हैं, और ये जो फीलिंग्स होती हैं वो एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जैसे कि मनी है वो नहीं खरीद सकता। मनी हमारे पास कितना भी हो, लेकिन जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारा किसी के प्रति प्रेम है, जो किसी के प्रति लगाव है, या जो हमारे अच्छे कर्म हैं, उनको पैसों के द्वारा या मनी के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता, और ना ही कोई दूसरा उसके लिए हमारी हेल्प कर सकता। तो हमारे पास से अगर कोई चीज़ चली जाती है, कोई भी चीज़ हो जो हमारे पास से दूर चली जाती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम उसको वापस ले पाएँ, है ना। तो ये पोएम मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पर भी देखिए लाइन में, जो यहाँ पर जो थर्ड लाइन हमें दिख रही है, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट, तो यहाँ पे मैन मस्ट में देखें तो म का जो साउंड है, एम का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सी पोएटिक डिवाइस है? यहाँ पर है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन में क्या होता है कि जब आपकी जो साउंड है किसी वर्ड का वो रिपीट होता है, तो वहाँ पर कौन सी डिवाइस आ जाती है? यानी कि ऑलिट्रेशन डिवाइस वहाँ पर आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वंस अगेन आई विल से कि आप इस वीडियो को 2 बार कम से कम देखें, जिससे कि पोएम जो है पूरी आपको समझ में आ जाए।